हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। इससे पहले की वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया था। मानव में पाचन तंत्र होता है वो किस प्रकार से होता है और उस पाचन की क्रियाविधि के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मानव में जो श्वसन तंत्र होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, श्वसन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि श्वसन होता है उसमें आप ध्यान दीजिए तो प्रत्येक जो जीव की जैविक क्रियाएं होती हैं, आप देखिए पहले समझ लीजिए कि श्वसन तंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां उस बारे में, फिर उसके बाद हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखो, जैविक क्रियाएं जितनी भी जीवों की होगी उन जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जीवों की विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं, चाहे गति है या आपको जानते हैं भोजन का पाचन है या अन्य भी जितनी भी जैविक क्रियाएं होगी, उन सभी जैविक क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको ध्यान रखना है, जीवों की ऊर्जा होगी वह भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होगी? भोज्य पदार्थों से। और भोज्य पदार्थों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उन भोज्य पदार्थों का पहले क्या होना जरूरी है? ऑक्सीकरण होना जरूरी है। यानी भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होगी और भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा और इससे क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, तो जैविक क्रियाएं होती है उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा होगी वो किससे प्राप्त होती है? भोज्य पदार्थों से जीवों को प्राप्त होती है। और जीवों को जो भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त हो किसके माध्यम से प्राप्त होती है? ऑक्सीकरण के माध्यम से प्राप्त होगी, जिससे क्या निकलेगी? ऊर्जा। और ऑक्सीकरण होगा तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीकरण होगा तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और साथ में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? अपचयी क्रियाएं होगी, विघटनात्मक क्रिया होगी। जैसे भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लूकोज है या अन्य पदार्थ है, उनका क्या होगा? विघटनों का अपचयी क्रिया होगी और जिससे किसकी विमुक्ति होती है? CO2 विमुक्त होती है। जिससे कौन विमुक्त होगी? CO2 मुक्त होती है, विमुक्त होती है। तो CO2 इस प्रकार से निकलेगी और ऑक्सीजन ग्रहण की जाएगी। तो ऊतकों को लगातार ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? CO2। ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ेगा और CO2 को बाहर की ओर निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से जीवों द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना एवं CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो इस प्रकार से श्वसन के बारे में हमें ध्यान रखना है। किससे कहेंगे श्वसन? तो जीवों द्वारा, एक सिंपल सी परिभाषा आप ध्यान दीजिए, तो जीवों द्वारा ऑक्सीजन है उसको क्या करना? ग्रहण करना एवं CO2 को बाहर निकालना। अर्थात आप ध्यान दीजिए, सजीवों द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन को क्या करना? ग्रहण करना। ऑक्सीजन को ग्रहण करना एवं CO2 को बाहर निकालना। ऑक्सीजन को ग्रहण करना एवं CO2 को बाहर निकालना, यानी ऑक्सीजन एवं CO2 इत्यादि गैसों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसे सामान्य श्वसन कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य श्वसन कहेंगे, या इसे हम कहते हैं सांस लेना या स्वातन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से श्वास लेना या स्वातन की क्रिया होती है। उसमें आप क्या ध्यान दीजिए कि जो ऑक्सीजन है वो ग्रहण की जाएगी, CO2 बाहर निकल जाए, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वातन या सामान्य रेस्पिरेशन कहा जाता है, सामान्य श्वसन कहा जाता है। अब थोड़ा सा आप इनको केमिकल टर्म में ध्यान रखना है, थोड़ा सा विस्तार देखेंगे तो भोज्य पदार्थ होता है उसमें मुख्य रूप से किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है, C6H12O6 होता है। क्लियर है? अब इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा। और ये किस में होता है? जीवित कोशिकाओं में होता है। ये क्रिया कहाँ पर होती है? जीवित कोशिकाओं में होती हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से होगी, जीवित कोशिकाओं में होती है। क्लियर हो गया? तो जीवित कोशिकाओं में होगा। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के एंजाइमेटिक क्रियाविधि होगी और विभिन्न प्रकार के एंजाइम की क्रियाविधि के माध्यम से यह क्या होगा? विघटन होगा ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का विघटन होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? CO2 के अणु निकलेंगे 6CO2 के रूप में। साथ में आप ध्यान दीजिए 6 जल के अणु निर्मित होते हैं और साथ में ऊर्जा निकलती है ATP के रूप में, जिनका क्या हो जाता है? संचय हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो एक परिभाषा आप ध्यान दीजिए श्वसन की, वो आपको क्या ध्यान रखना है? श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया है, यह हमें ध्यान रखना है। जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें क्या होगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है? जीवित कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित कोशिकाओं में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित कोशिकाओं में
जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोज्य पदार्थों का, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। उपस्थित भोज्य पदार्थों का यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। तो उपस्थित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिसके फलस्वरूप क्या क्या निर्मित हो रहे हैं, CO2 निर्मित हो रही है या जल निर्मित हो रहा है। CO2 जल एवं साथ में क्या बनते हैं, ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 जल एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा होगी, ये CO2 होती है, इसको तो क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। CO2 को आप ध्यान दीजिए तो बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि ऊर्जा होती है उसको ATP के रूप में संचित कर लिया जाता है। ATP के रूप में क्या कर लिया जाएगा, संचित कर लिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन या रेस्पिरेशन कहा जाता है या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन में एक तो आपको सिंपल बात ध्यान रखनी है, किसे कहेंगे, तो आपको जानना है विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं, उनकी ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ये ऊर्जा भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये ऊर्जा निकलती है और ऑक्सीकरण होगा, उसके लिए किसकी आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जिसके फलस्वरूप अपचय क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप CO2 को निकलती है। इस प्रकार से कोशिकाओं को लगातार ऊर्जा निकालने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तथा CO2 को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अतः जीवों द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना एवं CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है, सामान्य श्वसन या सवातन कहते हैं या सांस लेना कहते हैं या ब्रीथिंग जिसे हम कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना, ब्रीथिंग किसे कहा जाता है, सामान्य श्वसन किसे कहते हैं, या इसे स्वातन को वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हमें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में देखिए कि श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया, जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित कोशिका में उपस्थित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, विघटन होता है और जिसके फलस्वरूप CO2 जल एवं क्या बनता है, ऊर्जा बनती है। इसमें से जो ऊर्जा निकलती है उसका ATP के रूप में संचय कर लिया जाता है एवं जो CO2 निकलती है उसको श्वसन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, श्वसन कहा जाता है। तो ये परिभाषा हमको ध्यान रखनी है कि श्वसन किसे कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि श्वसन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये परिभाषा नोट डाउन कर लीजिए श्वसन की। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 जल एवं ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा ATP के रूप में संचित कर ली जाती है तथा CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। इनफ, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में रिएक्शन लिख डालिए। अब उसके बाद हम देखेंगे श्वसन के प्रकार कौन कौन से। तो ये रिएक्शन और ये परिभाषा आपको लिखनी है, वो सामान्य जानकारी थी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए हमें क्या ध्यान रखना है कि श्वसन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिए श्वसन के प्रकार। तो पहले हमें परिभाषा तो मालूम हो गई, श्वसन किसे कहेंगे। अब उसके बाद में देखिए श्वसन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो श्वसन के प्रकारों के बारे में आपको ध्यान रखना है। श्वसन के प्रकार, सामान्यतः श्वसन होते हैं वो 2 प्रकार का होता है। सामान्यतः श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार से हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो श्वसन होगा वो कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। एक आपको ध्यान रखना है जो श्वसन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहा जाता है, और दूसरा प्रकार होगा जिसे हम क्या कहेंगे, अंतः श्वसन या आंतरिक श्वसन कहा जाता है। देखिए ध्यान दें, पहला आपको कौन सा ध्यान रखना है, बाह्य श्वसन। कौन सा ध्यान रखना है, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। और दूसरा हमें ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है, आंतरिक या जिसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो आंतरिक या जिसे हम क्या कहेंगे, कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन होगा वो कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा, बाह्य श्वसन और दूसरा कौन सा ध्यान रखना, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन ध्यान रखना है। तो
तो ये श्वसन होगा वो दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन ध्यान रखना है। अब पहला देखिए कौन सा बाह्य श्वसन किसे कहेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जीवों द्वारा वायुमंडल से फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन यानी गैसों को ग्रहण करना एवं फेफड़ों में उपस्थित CO2 होती है उनको बाहर की ओर निकालना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जीवों द्वारा वायुमंडलीय गैसों को, मुख्य रूप से कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन से भरपूर गैसें होगी, अन्य गैसें भी होती हैं उसमें उपस्थित, पर मुख्य रूप से कौन सी, ऑक्सीजन। जीवों द्वारा वायुमंडलीय गैसों को फेफड़ों में ग्रहण करना एवं फेफड़ों में CO2 युक्त गैसों को बाहर निकालना, फेफड़ों में से CO2 युक्त गैसों को बाहर निकालना, बाहर की ओर मुक्त करना क्या कहलाता है, तो आप ध्यान दीजिए बाहर की ओर मुक्त करना बाह्य श्वसन कहलाता है। तो ये परिभाषा हमें ध्यान रखनी है किसके बारे में, बाह्य श्वसन के बारे में, कि जीवों द्वारा वायुमंडलीय गैसों ऑक्सीजन को फेफड़ों में आप ध्यान दीजिए ग्रहण करना, तथा आप ध्यान देंगे फेफड़ों में उपस्थित CO2 होती है उस CO2 युक्त गैसों का बाहर की ओर मुक्त करना, गैसों को बाहर की ओर मुक्त करना क्या कहलाता है, तो बाह्य श्वसन कहलाता है। अब ध्यान दीजिए बाह्य श्वसन होता है यह अगेन दो प्रकार का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो बाह्य श्वसन होगा वो कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। एक आपको ध्यान रखना है जिसे हम अंतः श्वसन कहेंगे या इसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसे हम निश्वसन कहते हैं। क्या कहेंगे, अंतः श्वसन या निश्वसन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशन। तो इस प्रकार से अंतः श्वसन या निश्वसन इंस्पिरेशन, और दूसरा प्रकार होगा वो आपको कौन सा ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना बहिर्श्वसन। कौन सा ध्यान रखना है, बहिर्श्वसन, या बहिर्श्वसन को हम क्या कहेंगे, उच्च श्वसन कहा जाता है। तो इस प्रकार से उच्च श्वसन या बहिर्श्वसन ये दो प्रकार का हमें ध्यान रखना है। एक पहला प्रकार आपको ध्यान रखना है कौन सा, अंतः श्वसन, यानी वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करना, यानी वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उस वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना, वायुमंडलीय गैसों मुख्य रूप से कौन सी, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, वायुमंडलीय गैसों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, को फेफड़ों में ग्रहण करना या ग्रहण करना एक ही बात है, फेफड़ों में ग्रहण करना क्या कहलाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन होगी उसको फेफड़ों तक ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहा जाता है या निश्वसन कहते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना बहिर्श्वसन, यानी फेफड़ों से CO2 युक्त गैसों को बाहर निकालना क्या कहलाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि CO2 युक्त गैस होती है उनको बाहर की ओर निकालना क्या कहलाता है, बहिर्श्वसन या उच्छ्वसन कहलाता है। तो ये जो बाह्य श्वसन ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपको ध्यान रखना है निश्वसन और दूसरा कौन सा ध्यान रखना, उच्छ्वसन। यानी निश्वसन में बाहर से अंदर की ओर गैसें ग्रहण करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, निश्वसन कहेंगे। और उच्छ्वसन का मतलब क्या है, तो फेफड़ों के अंदर उपस्थित CO2 युक्त गैसें होती हैं उन गैसों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना बहिर्श्वसन कहलाता है या उच्छ्वसन कहलाता है। अब उसके बाद में देखिए कौन सा, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। तो देखिए आंतरिक या कोशिकीय श्वसन किसे कहा जाता है, जब श्वसन की प्रक्रिया होती है वो आपको देखना कोशिकाओं के भीतर होगी जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल एवं CO2 मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कि आंतरिक या कोशिकीय श्वसन किसे कहेंगे, जब कोशिका में उपस्थित या जीवित कोशिका में उपस्थित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, तो आपको जानना, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है एवं CO2 विमुक्त होती है।
जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है एवं CO2 विमुक्त होती हैं, CO2 विमुक्त होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है? आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? कोशिकीय श्वसन। कोशिका के अंदर उपस्थित भोज्य पदार्थों का ग्लूकोज है या वसा है, इनका ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है एवं CO2 विमुक्त होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन कहा जाता है। अब कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन होता है, इस प्रकार की श्वसन की प्रक्रिया में आप देखेंगे तो 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यानी कोशिकीय श्वसन होगा वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये हमें ध्यान रखना है। स्पष्ट हो रहा है? एक हमारा हमें ध्यान रखना है, जो कौन सा श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। और दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। तो ये कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और दूसरा कौन सा होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखिए ध्यान दें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन की उपस्थिति। इस प्रकार का कोशिकीय श्वसन, इस प्रकार का कोशिकीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, इस प्रकार का कोशिकीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, ऑक्सी श्वसन कहलाता है। इस प्रकार का श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। तो इस प्रकार का श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है ऑक्सी श्वसन कहलाता है। इस प्रकार का श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए तो आपको जानना है भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होगा? यहाँ भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ भोज्य पदार्थों क्या होगा? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ भोज्य पदार्थों का क्या होगा? भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ भोज्य पदार्थों का कैसा ऑक्सीकरण होगा? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ भोज्य पदार्थों का आप ध्यान दीजिए, अनॉक्सी श्वसन में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और इसमें आप ध्यान दीजिए पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो आपको देखना अंतिम उत्पाद बनेंगे, और वह क्या बनेंगे? तो आपको देखना भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होने से अंतिम उत्पाद के रूप में वो आपको देखना CO2 बनता है, जल बनता है, और क्या बनती है? ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, जिससे अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 जल एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा बनेगी, 36 से 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। यहाँ अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ अंतिम उत्पाद बनता है वो आपको ध्यान रखना है अन्य कार्बनिक यौगिक बनते हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल है या एथेनॉल है। तो इस प्रकार से लैक्टिक अम्ल, जैसे हमारी पेशियों के अंदर क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल हो गया, या आपको ध्यान रखना है एथेनॉल का निर्माण होता है, अल्कोहल का। तो एथेनॉल हो गया या लैक्टिक अम्ल हो गया, इस प्रकार के अम्ल बनते हैं। साथ में आप ध्यान दीजिए CO2 बनती है, और CO2 के साथ में केवल 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है, केवल 2 ATP अणुओं का निर्माण होगा। तो अनॉक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। इसमें अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल, CO2 एवं ऊर्जा के रूप में केवल 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। यह जो अनॉक्सी श्वसन होता है वो कहाँ कहाँ होता है? तो आपको ध्यान रखना पेशियों में होता है। मनुष्य में वह कई बार कौन सा श्वसन होता है? अनॉक्सी श्वसन, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण से पेशियों में दर्द होता है। तो इस प्रकार से ये पेशियों में अनॉक्सी श्वसन मनुष्य में कई बार होता है। इसके अतिरिक्त RBC होती है, उनके अंदर भी अनॉक्सी श्वसन मनुष्य में होता है। तो ये मनुष्य में, पेशियों में, RBC में अनॉक्सी श्वसन होता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए तो यीस्ट के अंदर है या कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनके अंदर कौन सा श्वसन होगा? अनॉक्सी श्वसन होता है। और आप ध्यान दीजिए अधिकांश जीवों के अंदर कौन सा श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन होता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में श्वसन होता है। वह कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनॉक्सी श्वसन। इस प्रकार का कोशिकीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है ऑक्सी श्वसन कहलाता है। इस प्रकार का कोशिकीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। इस प्रकार के श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 जल एवं ऊर्जा का निर्माण
बनता है। इस प्रकार के श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल एवं CO2 और 2 ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। यह सभी कोशिकीय जीवों में इस प्रकार का देखा जाता है। जबकि अनॉक्सिक श्वसन होता है यीस्ट में, बैक्टीरिया में तथा पेशियों एवं RBC के अंदर इस प्रकार का श्वसन देखा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ इस प्रकार के जीव होते हैं जो परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं मनुष्य के अंदर, जैसे एस्के एलिमेंटीज या प्लेटी एलिमेंटीज के कुछ सदस्य होते हैं, उनके अंदर भी कौन सा श्वसन होता है? अनॉक्सिक श्वसन होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि श्वसन होता है वह 2 प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और दूसरा कौन सा? आंतरिक या कोशिकीय श्वसन होता है। बाह्य श्वसन के बारे में आप ध्यान दीजिए तो इस प्रकार का श्वसन होगा जिसमें गैसों को ग्रहण करना और बाहर की ओर यानी गैसों का आदान प्रदान होगा, उसे हम बाह्य श्वसन कहेंगे। और कोशिकाओं के अंदर जो भोज्य पदार्थ विघटन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। अब उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, श्वसन एवं स्वातन में क्या अंतर है? अभी हमने देखा था कि एक श्वसन और दूसरी कौन सी प्रक्रिया? स्वातन। तो इस प्रकार से आप एक और अंतर ध्यान दीजिए, यहाँ भी आपको एक सवाल बन सकता है, ऑक्सीय श्वसन और अनॉक्सिक श्वसन में क्या भेद होता है? तो वहाँ भी आपको भेद ध्यान रखना अच्छे से। और एक सवाल आपका और बन सकता है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको अंतर मालूम होना चाहिए कि श्वसन है और स्वातन है, उनमें क्या अंतर होता है। तो पहला ध्यान दीजिए, एक प्रक्रिया है स्वातन या जिसे हम सांस लेना कहते हैं, और दूसरी प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? श्वसन होती है, रेस्पिरेशन होती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें ध्यान रखना है। तो ये श्वसन एवं स्वातन में क्या अंतर, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, स्वातन है ये एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है, यानी सांस अंदर की ओर लेना और बाहर की ओर छोड़ना की प्रक्रिया, यही क्या है? स्वातन है। तो इस प्रकार से ये एक भौतिक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये एक भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन के साथ अन्य गैसें भी होगी, पर मुख्य रूप से कौन सा? ऑक्सीजन युक्त होगी। उन ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है एवं CO2 को बाहर मुक्त किया जाता है। जिसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा? ग्रहण किया जाता है एवं CO2 को बाहर मुक्त किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? CO2 को बाहर मुक्त किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो स्वातन कहा जाता है। यानी एक भौतिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है एवं CO2 को बाहर निकाला जाता है। यह जो श्वसन है यह एक जैविक क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? तो आप ध्यान दीजिए, यह एक जैविक क्रिया है, यानी एक बायोलॉजिकल रिएक्शन से क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। जिसमें भोज्य पदार्थों का क्या होगा? ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। भोज्य पदार्थों क्या होगा? ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होगा उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वो श्वसन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगला हमें ध्यान रखना है, स्वातन होती है, इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। तो एंजाइमों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। तो यहाँ पर एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर एंजाइमों की आवश्यकता होती है। ऑक्सीकरण करना है तो उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एंजाइमों क्या होगी? आवश्यकता होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि श्वसन की प्रक्रिया होगी उसमें हमें एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जबकि स्वातन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। और आप ध्यान दीजिए, तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, या किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं बनती है। यहाँ आप ध्यान दीजिए तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किस में होती है? श्वसन में होती है। स्वातन की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। और आप ध्यान दीजिए तो स्वातन की प्रक्रिया तो कोशिकाओं में नहीं होती है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया किस में होती है? कोशिकाओं में होती है। तो यह क्रिया कोशिकाओं में संपन्न नहीं होती है। यह क्रिया कोशिकाओं में नहीं होती, केवल किस में होती है? तो आपको ध्यान रखना है श्वसन नलिकाओं एवं जो श्वास नली होती है उसके अंदर संपन्न होती है। तो यह क्रिया कोशिकाओं में नहीं होती है। तो यह क्रिया कोशिकाओं में संपन्न नहीं होगी, केवल श्वसन तंत्र में संपन्न होती है। जबकि यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो आप ध्यान दीजिए, यह क्रिया कोशिकाओं में संपन्न होती है। तो ये क्रिया होगी वह कोशिकाओं में संपन्न होती है।
तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि श्वासन की क्रिया होगी वो कोशिकाओं में संपन्न नहीं होगी, जबकि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये कोशिकाओं में संपन्न होती है। तो एक सवाल आपका और बन सकता है, श्वासन एवं श्वसन में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा कि वह क्रिया जो कोशिकाओं के भीतर होगी उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन, और सांस को अंदर की ओर लेना और सांस को बाहर की ओर छोड़ना जो प्रक्रिया होती है, सामान्य ब्रीथिंग की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, श्वासन कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, श्वासन वर्ड आए आपके सामने या श्वसन, इन दोनों में क्लियरली आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए।